morning student, welcome to today's lecture on physical statistics. Last class में डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, किस किस एरियाज में क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर फर्स्ट में ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बेसिकली सबसे बड़ी बात आती है मीनिंग ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। इस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता क्या है। देखिए जो हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हुआ स्टैटिस्टिक्स, उसका स्कोप, उसकी लिमिटेशन, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था। यहाँ से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल को दो ही पार्ट पर आपको फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली हमारे पास कभी भी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा व्हिच इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली होता क्या है कि जब भी कभी हमारे पास पूरे डेटा का एक सेंट्रल वैल्यू हमें मिल जाए जिससे हम उस पूरे डेटा के कोई जजमेंट हम दे सके, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यही होता है अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद द सेट ऑफ दैट डेटा। यानी कि पूरे डेटा के अंदर मेरे पास एक सेंट्रल वैल्यू मुझे मिल जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी बात करें मार्क्स की, तो आप किसी को मार्क्स नहीं बताते, आप अपनी ओवरऑल परसेंटेज बताते हैं। तो जो परसेंटेज होती है ना उससे जजमेंटल होता है। जजमेंट ये होता है कि जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं चाहे 5 या इसमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़े, तो जजमेंट ये होता है कि उसके हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो जो आपने परसेंटेज बताया, मान लीजिए मैंने किसी को बताया 95%, तो मींस मेरे हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए होंगे वो 95 होंगे, अराउंड ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि 95 होंगे, हो सकता है किसी में 92, किसी में हो सकता है कि 97 मार्क्स हो, तो बट एक इमेज बन जाती है, एक हम ओवरऑल एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट से उसमें जो वैल्यू है या जो मार्क्स आएंगे वो उसी के अराउंड होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है सेंट्रल वैल्यू आपको बता देती है जिसके आसपास हमारा सारा डेटा जो होता है वो रिवॉल्व करता है। हम ये मानते हैं कि हमारी सारी वैल्यू उसी के आसपास होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए क्लास में ये कह दें कि एवरेज जो मार्क्स आए बच्चों की वो 80% है। 80% का मतलब है ये मान लिया गया कि जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स जो है वो 80% के अराउंड रहेंगे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि 95% वाले के लिए अलग से बनेगा, नहीं, एक जजमेंट होता है कि जो भी वैल्यू हमने दी है उसके आसपास ही हमारा सारा डेटा एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल एवरेज की, जो सेंट्रल टेंडेंसीज में हमें तीन चीजें आती है, बट हमें क्यों जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिकल एवरेज का? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसको इजी बना देता है हमारा एवरेज। फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि आपके सामने दो स्टूडेंट खड़े हैं, हमारे टैलेंट में नहीं है, तो हम क्या करते हैं सीधा मार्क्स पूछते हैं, मार्क्स बेसिस पर हम एक जजमेंट ले लेते हैं कि वो स्टूडेंट टैलेंट है वो नहीं। तो बेसिकली कंपैरिजन जब भी कभी करना होता है तो उसके लिए हमारे पास ये हेल्प करता है, उसमें कि हमें हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है जब भी हमारा स्टैटिस्टिक्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। जनरली क्या होता है जो भी हमें डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट करनी है या पॉलिसी हमें बनानी है क्या क्राइटेरिया हमें रखना है, उसके लिए हमें हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जब गवर्नमेंट फाइंड करती है कि मान लीजिए इस बार शुगर का प्रोडक्शन कम होगा, तो शुगर का प्रोडक्शन कम होगा तो कैसे पहले जजमेंट निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि बेसिकली ज्यादा शुगर ग्रो कर रही है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो बता देते हैं कि शुगर जो इस बार होगी या नहीं होगी, अच्छी होगी या फिर कम होगी। तो बेसिकली उसकी ग्रोथ से भी पता चल जाता है कि हमारा जितना कंजम्पशन है और उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स को हमने कंपैरिजन किया है उसके बेस पर भी जजमेंट ले लिया। तो हम क्या करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बना लेते हैं। पॉलिसीज का मतलब है जो शुगर की कंजम्पशन है उसको किस तरीके से फुलफिल करना है। तो वो जो पॉलिसीज बनती है वो हमारा उसी के बेस पर बनती है कि एवरेज हमारे पास कितना प्रोडक्शन आया है। To use it for short description, जनरली आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके पास डेटा होता है, डेटा होता है उसको सिस्टमैटिक मैनर में आपको प्रेजेंट करना होता है। तो आप डीपली को आप डिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन शॉर्ट में आप उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जो गिवन डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कंक्लूजन आएगा उसको। तो नॉलेज अबाउट यूनिवर्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ सैंपल, यानी कि जो मेरे पास एक यूनिवर्स है, मेरे पास जो पूरा सैंपल जहां से मैंने निकाला है उसके बारे में एक जजमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी कंपनी है, उस कंपनी से आपने 1000 ऑफ आइटम्स परचेज किए। 1000 ऑफ आइटम्स का मतलब है कि आपने ऐसा तो
पॉसिबल नहीं है कि हम 1000 आइटम को यहाँ एक आइटम को चेक करेंगे। अब वो पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसमें से सैंपल मारते हैं। आपने 100 का सैंपल निकाला, 50 का सैंपल निकाला, 80 का सैंपल निकाला, जो भी सैंपल आपने निकाला उस सैंपल के बेस पर आप जजमेंट दिखाएंगे कि वो आपके पास सही है या नहीं। तो 1000 आइटम्स को भी चेक करना पॉसिबल है, तो हमने क्या किया, 100 आइटम्स निकाले, 100 आइटम्स को भी चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब उसमें से 100 में से अगर 95 या 96 आपके सही आते हैं तो इट मींस आप एक एग्रीगेट आप निकाल लेते हैं कि अगर 1000 आइटम परचेज करूंगा तो मेरे पास 950 या 960 आइटम बिल्कुल सही आएंगे, 30 to 40 मेरे पास हो सकता है रिजेक्टेड पीसेस हो आपके। तो मींस आपने जजमेंट लेके पूरे यूनिवर्स के लिए जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उससे। तो बेसिकली जो ये हमारे पास जो होता है ये हमारे जितने भी एवरेजेस होते हैं उनके लिए होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंटर वैल्यू यानी कि जो हमने रिजल्ट निकाला है उसी के आसपास हम जजमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है तो उसको हमें किस तरीके से वो हमें हेल्प करेगा या किस तरीके से हमारे लिए बिल्कुल होता है। कुछ हमारे पास होता है एवरेज के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले तो होता है इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट, हम इसे इजीली लोकेट भी कर सकते हैं और उसे समझ भी पाते हैं। यानी जो भी आपके पास एक एवरेज है, अगर एक एवरेज आपने निकाला है तो उस एवरेज को आप इजीली लोकेट करना, इजीली समझ पाएंगे, हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लोकेशन। सेकंड है सिंपल, इजी है कैलकुलेट करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेट हो जाता है। आपको फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, डेटा आपके पास होता है, फॉर्मूलाज आप अप्लाई कीजिए उस डेटा पर और आपको रिजल्ट मिल जाता है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। देखिए एवरेज जो निकालते हैं वो पूरे डेटा पर निकालते हैं, क्योंकि जो हम बात करें अगर हमारे पास इसका मीनिंग है सब में लीजिए, मेरे पास अगर हम एवरेज की बात करें, एक एवरेज हमारे पास बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है हमारे पास पोजीशन। अर्थमेटिक में जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हमारा आता है पोजीशन एवरेजेस में जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा मीन, मोड, ठीक है। आगे कितनी की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे। तो देखिए क्या अर्थमेटिक जो होता है मेरे पास एक कैलकुलेटेड पार्ट हो गई, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है तो मुझे पूरे डेटा को कैलकुलेट करना है, पूरे डेटा को अगर मुझे ऐड करना है तो पूरे ही डेटा को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मेरे पास पूरे डेटा को ऐड करना है तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट यानी कि डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और डेटा की जो लार्जेस्ट वैल्यू है उन दोनों की चेंजेस से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एवरेज जो होता है यानी कि अर्थमेटिक एवरेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये होते हैं कैलकुलेटेड एवरेज जो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपकी लोअर या अपर लिमिट चेंज हो जाती है तो अर्थमेटिक एवरेज पर कोई रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरे डेटा पर डिपेंड करता है, पोजीशनल यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है हमारे पास। वही है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी आइटम और ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट इट शुड बी रिलेटेड डिफाइंड सो दैट द कंक्लूजन, और ये रिलेटेड डिफाइंड होता है तो कंक्लूजन जो निकालते हैं वो यूनिफॉर्म रहता है हमारे पास। जब तक हमारे पास जो भी हमें अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी रिजल्ट निकालना है, कुछ भी अपने उस पे कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी पॉलिसी में अप्लाई करना है, तो यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेटा का चेंज हो गया दूसरी जगह जाएंगे तो डेटा का चेंज होगा, वो सबके लिए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा। It should be least affected by the fluctuation of sampling। अगर बाई चांस कंप्लीटली कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब है आपको वैल्यू थी 31 आपने डिलीट कर दी तो जो भी चेंजेस होगा वो लीस्ट अफेक्टेड होता है फ्लक्चुएशन से। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कोई वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता, हमारे पास यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपका डेटा असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए, आप डेटा की मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, तो ये लीस्ट अफेक्टेड होता है क्योंकि कैलकुलेटेड बेस्ड होता है। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर लेक्चर बाय मिस्टेक आपसे गलत हो भी जाती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि माइनर से चेंजेस हमारे एवरेज के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा जिससे हमारा पूरा डेटा एंट्री पॉलिसी हमारी ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो माइनर फ्लक्चुएशंस जो आता है यानी माइनर फ्लक्चुएशंस जो आता है वो शो करता है हमारा जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज डेटा के अंदर सैंपल के अंदर
ये बेस होता है डेटा पर, यानी कि चाहे 2 वैल्यूज हो 3 वैल्यूज हो, बट सिंगल वैल्यूज पर हम कभी भी एवरेज को यूज नहीं कर पाते। सेकेंड है कि कभी कभी एवरेज जो होता है वो उनकी वैल्यू देता है जो कि फिजिबल है, जैसे एवरेज फैमिली साइज मैंने निकल के आया 3.45, तो 3.45 किसी के एवरेज फैमिली साइज नहीं हो सकता, या तो फैमिली के अंदर 3 मेंबर्स होंगे या फिर कितने होंगे 4 मेंबर्स होंगे, तो 3.5 मेंबर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कि जो हमारे पास एवरेज होंगे वो कभी कभी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि जो डेसिमल में वैल्यूज आती है कहीं कहीं हमारे फिजिबल नहीं होती। दूसरा, अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एवरेज के लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जहाँ एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वहाँ एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं, वो कंक्लूजन भी आपका गलत ही होता है, क्योंकि एवरेज से आपको ये देखते हैं कि कहाँ पर आपको चाहिए वहीं पर आप एवरेज को अप्लाई करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर क्या आता है, जिसे हम एक जनरल कंडीशन मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की रेंज में जो उनका साइज रहता है, किसी से मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे का लेने के लिए जाते हैं तो अभी बताते हैं 5 6 महीने का बच्चा है तो उसके हिसाब से रहता है, 1 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से रहता है, क्योंकि अभी मान के चलते हैं वो एवरेज कुछ नहीं होता है कि हर किसी का एवरेज यही साइज आता है। हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज उसकी जितने भी लोग हैं, यानी कि इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उन सबको सेम साइज ही आता है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो भी मान के चलते हैं कि सबके बराबर है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो है एक तरीके से वो एवरेज नहीं होता, वो एक होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कौन सी चीज सूट कर रही है, कौन सा नंबर साइज सूट कर रहा है। बट यहाँ पर आपके पास अगर हमें कभी कभी इसलिए ये भी हम कहते हैं कि कभी कभी जो एवरेज होता है वो कंप्लीट फीचर्स डेटा नहीं दे पाता, क्योंकि हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल जो ये पॉइंट है आपका एन एवरेज रेज टू द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा, कंप्लीट पिक्चर डेटा नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट ने पास 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस। ठीक है, अब मान लीजिए उसके इंग्लिश में मार्क्स है 80, हिंदी में मार्क्स है उसके 72, मैथ्स में मार्क्स है उसके 48, एसएसटी में मान लेते हैं 85 और साइंस में भी मान लेते हैं कितने, और एसएसटी में उसके 85 में चलिए, इसमें मान लेते हैं उसके 38। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरी 70% है 60% है, तो हम अगर ये देखें कि क्या मैथ्स में उसके मार्क्स 60 हैं, एसएसटी में मार्क्स 60 आएंगे, तो ये हमारा गलत कंक्लूजन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मार्क्स है डिफरेंस हो गया उसके बीच में, मैथ्स में मार्क्स उसके 48 है, बाकी सब में उसके अच्छे थे, परसेंटेज उसकी स्कोर हो गई, लेकिन ये जजमेंट लेना कि उसकी मैथ्स में उतने मार्क्स होंगे जो हम एक जजमेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज हमें ये स्पेसिफाई करता है कि सारा जो डेटा होगा उसी के आसपास की वैल्यू को कंसीडर करेगा, तो इट मींस हमारा जजमेंट होता है कभी-कभी गलत हो जाता है, तो ये कंप्लीट पिक्चर जो है कंप्लीट वैल्यू को नहीं देता। सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, आपको सिलेबस में यही पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ज्योमेट्रिक पढ़ना है, हार्मोनिक पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी कैलकुलेटर आपको अलाउ है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होते हैं और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। तो अर्थमेटिक मीन का सबसे बेसिक जो बेसिकली ये होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरा डेटा कितना है उसको सम कर लीजिए और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। हमारे पास एक क्या है, सिंपल एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में सर एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ग्रुप डेटा के लिए होता है, एक ग्रुप होगा और एक अनग्रुप डेटा के लिए होता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, एक शॉर्टकट मेथड पढ़ना है और एक अंडरस्टैंड डेफिनेशन।
तो आपको एग्जाम में अगर स्पेसिफिक है कि आपको पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, किसी डेरिवेशन यूज करना है, शॉर्टकट यूज करना है, तो आपको वही करना है। अदरवाइज आप दुनिया किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डेटा है चाहे वो आपके पास अनग्रुप डेटा। अभी हमारे अभी दो टर्म मैंने यूज किए, ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब है रैंडम डेटा। आपके पास जैसे 10 ऑब्जर्वेशंस है, रैंडमली आपको मेरठ में एक लेवल पे सर्वर है किसी से भी, तो वो हमारे पास क्या होता है अनग्रुप, यानी कि हमने उसी को नहीं किया। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जो डेटा वो क्लास इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं कि मान लीजिए मैंने 0 to 10 का इंटरवल बना दिया, तो 0 to 10 तक की जितनी भी वैल्यूज है उनको एक ग्रुप बना दिया, 10 to 20 का एक ग्रुप बना दिया, 20 to 30 एक ग्रुप बना दिया, तो वो आता है हमारे पास कौन सा ग्रुप डेटा। तो आपको जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा किसी का भी आ सकता है, बट अगर स्पेसिफिक है पर्टिकुलर मेथड की आपको शॉर्टकट या स्टेप डेफिनेशन अप्लाई करना है तो आपको उसी से करना है, अदरवाइज आप किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात हम करें अरिथमेटिक मीन की, तो अरिथमेटिक मीन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है और एक होता है हमारा वेटेड अरिथमेटिक। देखिए सिंपल मीन क्या होता है, जो सीरीज होती है सेम वेटेज होता है, मींस हमने किसी को भी वेट या कोई प्रायोरिटी नहीं दी। दो मेथड टाइप के आते हैं हमारे पास, सिंपल अरिथमेटिक और एक होता है वेटेड। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक का मीन का मतलब है हर किसी को, चाहे वो कोई भी वेरिएबल कोई भी पर्सन है जिसका आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है उसमें हर टर्म्स को आपने सेम वेटेज दिया हुआ है, यानी हर किसी को आपकी इक्वली प्रोबेबिलिटी है, आपको किसी को भी आपने कोई प्रायोरिटी असाइन नहीं की, तो वो होता है हमारे पास क्या सिंपल अरिथमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेटेड अरिथमेटिक। वेटेड अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उससे हम कुछ ना कुछ वेट असाइन कर देते हैं, या हम एक तरह से प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, और जो वेट हम असाइन करते हैं तो उस केस में जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक। ठीक है, मींस जिस पे भी आपको वेट असाइन आपने कर दिया तो वो वेट होगा क्या हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक। और जिसमें हर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन को सेम वेट असाइन है, कोई चेंजेस नहीं है, सब इक्वली प्रोबेबिलिटी इक्वली चांसेस है, तो वो हमारे पास क्या होता है आपका सिंपल अरिथमेटिक। अब मेथड्स और मेथड के लिए मैंने पहले बताया कि दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपके पास सिंपल एक मेथड होता है, चाहे वो ग्रुप हो या अनग्रुप हो, एक आता है हमारे शॉर्टकट एंड देन हमारे पास फाइनल आता है हमारे पास स्टेप डेफिनेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की, अनग्रुप डेटा की। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन इस चीज को कर लिया है। अनग्रुप डेटा का मतलब है मेरे पास रेंडमली डेटा है, मेरे पास तो किसी भी आपने इसको अरेंज नहीं किया हुआ है, कोई भी आपने टेबल्स नहीं बनाए हुए, कोई भी ग्रुप नहीं बनाया। अनग्रुप है जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज के स्टूडेंट को सबको क्लास वाइज वगैरह एग्जाम में ऐसे कैंपस में कहीं ग्राउंड में बड़ा कर दे तो इसको क्या अपना रैंडम है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं से यूज होता है। अगर आप क्लास वाइज ग्रुप भी बनाते हैं तो यानी कि आप ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स एक तरफ आ गए, तो वो होता है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। तो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा के लिए। तो आपको इसको हर किसी के लिए पढ़ना है, चाहे ग्रुप डेटा है या फिर आपका अनग्रुप डेटा है। और जनरली छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है ग्रुप डेटा है का सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो आपने जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व की क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा और